मैं डॉक्टर एम.एस. विमल, सभी को अभिवादन। आज मैं आपको एक नई बात शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें ये होगा कि कविताएं तो लोग बहुत लिखते हैं। ग्वालियर चंबल डिवीज़न में हिंदी विषय में बहुत कविताएं लिखी गई, लेकिन इंग्लिश में जो पोएम्स हैं वो लिखने वाले कुछ बिरले ही लोग हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक अंग्रेजी पोइट का पिता हूँ। मेरे छोटे पुत्र देवेश राव बौद्ध ने इंग्लिश की पोएम्स कंपोज की हैं। उनको न्यू मैन पब्लिकेशन परभानी महाराष्ट्र प्रकाशन से प्रकाशित की गई हैं। बुक का शीर्षक है अ पुअर कैनाल एंड अदर पोएम्स। इस बुक में 36 पोएम्स हैं जो देवेश ने लिखी हैं। देवेश जब कक्षा 9 में थे तभी से पोएम्स लिख रहे हैं और लिख के कभी इस डायरी में कभी उस रजिस्टर में छोड़ दी। मैंने उनकी प्रतिभा को समझ लिया था। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर जी.पी. सिंह जी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक भूगर्भ शास्त्र, जो हमारे साथ महाराजा कॉलेज छतरपुर में रहे। जब देवेश 11वीं कक्षा में थे तो ये पोएम मैंने जी.पी. सिंह सर को दिखाई, पढ़वाई। भी कविता के बहुत शौकीन हैं, हिंदी और इंग्लिश बराबर पढ़ते हैं और कविताएं करते हैं। जब उन्होंने पहली पोएम देवेश द्वारा लिखित पढ़ी, जिसका शीर्षक अ पुअर कैनाल एंड अदर पोएम्स, अ पुअर कैनाल एंड अदर पोएम्स तो आप बुक का नाम है। तो अ पुअर कैनाल, बेचारी नहर, तो बेचारी नहर शीर्षक पर जो पोएम लिखी है उसको मैंने जब पढ़वाया तो उन्होंने देखा और बड़े खुश हुए, स्तब्ध रह गए और गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा कि देवेश कौन सी क्लास में है और ये कब लिखी। मैंने कहा सर ये 11वीं में है, अभी बायोलॉजी से पढ़ रहा है और जब ये लिखी थी तब 9th में था। बस लिखी थी, मैंने पढ़ी, अच्छी लगी, आपको भी दिखा दिया। सर ने कहा बायोलॉजी से 12th करने के बाद इसको सीधा बीए कराना और इंग्लिश लिटरेचर के साथ कराना। ये लिटरेरी बंदा है और ये लिटरेरी क्षेत्र में बहुत आगे तक जाएगा। हुआ भी यही। 12वीं का रिजल्ट आया, फर्स्ट डिवीज़न पास हुए, अच्छी परफॉर्मेंस है बायोलॉजी को लेकर। और देवेश की मना स्थिति समझी। मैंने कहा बीएससी करोगे या बीए, तो बोलते नहीं हैं मेरे सामने। मैं बड़ा फ़क्र करता हूँ बेटे पर कि उसकी चुप्पी को मैं समझ पाता हूँ। मैंने बीए में एडमिशन दिलाया, इंग्लिश लिटरेचर मुख्य विषय, और उसी के साथ करियर उसका बनता चला गया। पोएम्स कब कंपोज करता था मुझे नहीं पता, बस कंपोजिंग के बाद कभी दिखाना भी नहीं, बस लिख के रख देना। मैं अपने तरीके से खंगालता ढूंढता, कहीं मिल गई। जब मैंने समझा अब तो एमए इंग्लिश और नेट क्वालिफाइड होकर जीएलई यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, मैंने कहा कि सारी पोएम्स मुझे दो। और जब मैंने स्ट्रिक्टली कहा तो टाइप करके मुझे व्हाट्सएप किए और मैंने एक को देखा, संकलित किया उनको और मैंने प्रकाशक से बात की। प्रकाशक ने बुक फॉर्म में उसको प्रकाशित किया। मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर कल्याण गंगाड़े जी, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड डायरेक्टर ऑफ ए वेरी रेनाउंड इंस्टीट्यूट इन महाराष्ट्र, कि उन्होंने
सभी की सभी कविताओं को, सारी की सारी कविताओं को, पोएम्स को पढ़ा, डीपली पढ़ा और उनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखा। तो जो वर्तमान में पुस्तक है अ पुअर कैनाल एंड अदर पोएम्स, ये विद क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, चूँकि जो पोएम्स हैं वो वर्तमान परिवेश से रिलेटेड हैं, प्रेजेंट सिनेरियो को रिफ्लेक्ट करती हैं, देवेश के मन में क्या चलता है उस हिसाब से ये कविताएं हैं। तो जब भी बढ़िया उनके टाइटल हैं। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ पुस्तक परिचय ही दूंगा। अगले वीडियोज में मैं एक एक पोइम को हिंदी में व्याख्या करूंगा, उसका मर्म बताने की कोशिश करूंगा। तो जो 36 पोइम्स हैं ये पुअर कैनाल में, चूँकि पुअर कैनाल बेचारी नहर मुख्य टाइटल का मुख्य हिस्सा इसीलिए रखा गया कि ये उसकी पहली कविता थी। मुझे भी अच्छी लगी। बेचारी नहर किस प्रकार से दुखी है कि लोग उसमें नहाते हैं, कचरा करते हैं, उसको काट के अपने खेतों में पानी ले जाते हैं, मुर्दे डालते हैं, नाना भांति से उसको परेशान करते हैं। फिर भी नहर इतनी संवेदनशील, इतनी दयावान कि लोगों का भला करती है, लोगों के खेतों की सिंचाई करती है, लोगों को नहाने के लिए पानी देती है। तो वो नहर की संवेदना को देवेश ने 9वीं क्लास में समझा और इंग्लिश में लिखा। ये मुझे बहुत गर्व का अनुभव कराती है। तो मैं देवेश को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि तुमने मेरे सब्जेक्ट को मुझसे आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया है। चूँकि मैंने इंग्लिश पोएम्स नहीं लिखी हैं, इंग्लिश पोएम्स तो बहुत पढ़ाई 21 साल के अनुभव में। जॉन कीट्स, टी.एस. एलियट, रविंद्रनाथ टैगोर, पी.वी. शैली, इनकी पोएम्स और अन्य बहुत सारी पोइट्स, इंडियन एंड इंग्लिश पोइट्स हैं। जब मैं उनकी कविताओं को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ और इनसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि कैसे देवेश ने स्टडी की होगी, जो ऐसा इम्प्रेशन पड़ा उन पोइट्स का। चूँकि नेट क्वालिफाइड होना अलग बात है, लेकिन पोएम्स के क्षेत्र में और कंपोजिंग करना ये एक अलग पहचान है, अलग बात है। तो पहली पोएम है ए पुअर कैनाल, जिसमें नहर की पीड़ा व्यथा का बखान किया गया है। दूसरी है गो कोरोना गो। ये जो विश्वव्यापी पेंडेमिक थी, आपदा थी प्राकृतिक, कोरोना, सभी परिचित हैं। तो कोरोना पर भी एक पोएम है, गो कोरोना गो, हे कोरोना अब तुम जाओ, जाओ भाई जाओ कोरोना। तीसरी पोएम है हु केयर्स, किसे परवाह है, किसे परवाह है, ये शीर्षक है। चौथा है माई क्रिएटर्स। माई क्रिएटर्स में देवेश ने मेरे और मेरी पत्नी के बारे में लिखा है, जो उन्होंने हम लोगों से सीखा, पाया या अनुभव किया, हमारी लाइफ को, उनकी परवरिश में हम लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये उसमें लिखा है। वह 5वीं पोएम है आई शैल वेट फॉर यू। ये नेचर पोएम है और विंटर सीजन, जो सर्दी का सीजन है, उसके ऊपर लिखी गई है कि मैं तुम्हारा फिर से इंतज़ार करूँगा। हर एक कविता में प्रकृति का चित्रण है, इसमें तो लबालब भरा हुआ है। अगली पोएम है व्हेन आई टीच, जब मैं पढ़ाता हूँ। देवेश पढ़ाने के बहुत शौकीन हैं। डॉक्टर हरी सिंह गौर सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर से एमए करने के बाद उन्होंने ग्वालियर मुरार में कैंट एरिया में एक कोचिंग खोली
और बढ़िया मिलिट्री अफसर के बच्चे पढ़ाए, लेकिन तत्पश्चात उनका सिलेक्शन रुस्तम जी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश के लिए टेकनपुर में हो गया। और कुछ ही समय बाद जैसे ही नेट क्वालिफाइड हुए तो उनका सिलेक्शन GLA यूनिवर्सिटी, जो वेल नॉन इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है GLA ग्रुप की, तो मथुरा में वर्तमान में वो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश हैं। व्हेन आई टीच, जब भी पढ़ाते हैं तो कैसा अनुभव करते हैं, ये इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है। 7th पोएम इज ए नेशनल मेडनेस। इस नेशनल मेडनेस में, राष्ट्रीय पागलपन में, उन्होंने जो बताया है, चूँकि वो एक अच्छे क्रिकेटर हैं, शुरू से ही अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, सीनियर्स भी उसको सराहते हैं, तो अच्छा क्रिकेटर होने के बाद उस महसूस किया कि क्रिकेट सिर्फ एक गेम है, एक खेल है, इसे किसी तरह से भावनाओं से न जोड़ा जाए। दुनिया का कोई भी देश खेलता है, उसके प्लेयर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको सराहा जाए, लेकिन देखा गया है कि क्रिकेट में इतना लोग इसमें दीवाने हो गए हैं कि अपने मूल काम करियर को छोड़कर गांव तक क्रिकेट में इतने मशगूल हैं कि भी उसको न जाने क्या समझ बैठे हैं, ये बारे में बताया गया है। 8th पोएम इज व्हाट इज इट व्हाट यू कॉल इट। अगली कविता में जो है कि आप है क्या ये और आप क्या समझ बैठे, है कुछ आप समझ कुछ और बैठे। इसमें क्या है ये अगली वीडियोज में पता चलेगा, क्रमिक में वीडियो बनाऊंगा है कविताओं पर। 9th पोएम इज द सेकेंड बर्थ। द सेकेंड बर्थ, पुनर्जन्म। देवेश को जो भी प्रॉब्लम आई होगी अपनी लाइफ में, उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ, बाल बाल बच गए। 10th पोएम इज फॉर्म्स ऑफ हार्ट। दिल कितने प्रकार के होते हैं। दिल व्यक्ति का बायोलॉजिकल पार्ट भी है और इमोशनल पार्ट भी है, तो इसमें जो वर्णन किया गया है वो इमोशनल पार्ट का वर्णन किया गया है कि लोग कैसे होते हैं, उनके दिल कैसे होते हैं। 11th पोएम, 11वीं कविता है फिंगर्स टॉक। हमारी जो उंगलियां होती हैं, फिंगर्स होती हैं, ये भी कुछ कहती हैं। तो फिंगर्स क्या क्या कहती हैं, लिटिल फिंगर क्या कहती है, मिडिल फिंगर क्या कहती है, थंब क्या कहता है, रिंग फिंगर क्या कहती है, पांचों उंगलियों का इसमें जिक्र है कि ये कहती हैं। 12वीं कविता है ऑन एन 12वीं जो पोएम है ऑन एन इनोसेंट गिल्टी। एक आत्मग्लानि पर, एक आत्मग्लानि पोइट ने इसमें वर्णित की है। 13वीं पोएम एन अफ्रीकन फ्रेंड। चूँकि हम लोग कॉस्मो वैली ग्वालियर में रहते हैं, वहाँ हमारा निवास है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स हैं और अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट होने के कारण ग्वालियर में फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते हैं। देवेश की मुलाकात उसी कॉलोनी में रेंट पर रहते हुए एक अफ्रीकन फ्रेंड से हो गई। इंग्लिश बोलचाल के कारण उनमें फ्रेंडशिप और इंटीमेसी इतनी बढ़ गई कि वे बहुत नज़दीक आ गए, तो उसके ऊपर पोएम उन्होंने लिखी है ऑन अफ्रीकन फ्रेंड। 14वीं कविता है डोंट एडमायर मी। मेरी बड़ाई ना करो। इस कविता में ये बताया गया है कि अच्छे वो नहीं जो झूठी बड़ाई करते हैं। बड़ाई ज़रूरी है, प्रशंसा ज़रूरी है, पर बेवजह प्रशंसा नुकसानदायक भी है। अगर हमारे अंदर कुछ कमियां हैं तो उसका हमें क्रिटिसाइज मिले, क्रिटिकल अप्रोच मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पोएम में वो यही कहते हैं डोंट एडमायर मी, मेरी प्रशंसा ना करो। 15वीं पोएम है हेलो आई एम स्ट्रेस। हेलो मैं स्ट्रेस हूँ। स्ट्रेस माने मानसिक दबाव।
हर व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है। मानसिक दबाव क्यों होता है और कैसे इसको कम किया जा सकता है, ऐसा इसमें मनोवैज्ञानिक ट्रीटमेंट बताया गया है। किस तरह से स्ट्रेस हमारे जीवन को बर्बाद करता है ये बताया गया है, और फिर कैसे इससे निजात मिल सकती है ये भी बताया गया है। हेलो आई एम स्ट्रेस के बाद जो 16वीं पोइम है, कर्स ऑन कल्चर। संस्कृति के कुछ अभिशाप हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज संस्कृति से मिलकर के बनता है। भारत देश की संस्कृति मिश्रित है, एक नहीं है। ये दुनिया भर की आक्रांता आए, विजेता आए, यहाँ सेटल हुए, लैंग्वेज लाए, अपनी कल्चर लाए, अपनी रहन सहन खान पान सब यहाँ मिश्रित हुआ। हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम मूल रूप से कौन सी संस्कृति को बिलोंग करते हैं। तो संस्कृतियों की वजह से जो समाज में विघटन लोग कर बैठते हैं, ये टोटल गलत है और एक कर्स है, अभिशाप है, इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। 17वीं में माई रोली पॉली, चूँकि देवेश स्वभाव से बड़े रिजर्व शांत प्रिय हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही रोमांटिक और ह्यूमर नेचर्ड भी है। इस रोली पॉली में, जिसमें आलू के ऊपर कविता की गई है और आलू बड़ी ये इंजॉइंग कविता है। हर एक कविता में ह्यूमर है, इंजॉयमेंट है। 18वीं कविता है जो एंड इज येट टू कम, अंत अभी आना बाकी है, अभी अंत आया नहीं है। बहुत सारे लोग घबरा बैठते हैं, घबरा के और कुछ का कुछ कर बैठते हैं। तो इस कविता में मोटिवेशन है, एक इंस्पिरेशन है कि अभी नहीं, अभी और बाकी है, अभी एंड नहीं है। जब जगो तभी सवेरा होता है। 19वें में द रिलेशनशिप, चूँकि समाज में संबंध कितने बिगड़ते जा रहे हैं, जल्दी बिगड़ते हैं, उन बिगड़ने का कारण रिलेशनशिप और कैसे बनाए रखें। एक दोहा भी है कि रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार, रहमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीम जी ने जो दोहा लिखा है कि जो अच्छे लोग हैं उनको अगर रूठ जाए तो मनाना भी ज़रूरी है। जिस प्रकार से एक मोतियों की माला अगर टूट जाए तो कोई बात नहीं, बार बार टूटे तो बार बार उसके धागे में मोतियों को पिरो के उसको दुरुस्त करना चाहिए। इसका कंसेप्ट इसी दोहा से मिलता जुलता है कि दी रिलेशनशिप जो है हमें कैसे स्थापित करनी चाहिए और कैसे उसको कायम रखना चाहिए। 20वीं कविता है एंग्जाइटी ए फेक चम। एंग्जाइटी का मतलब भी अवसाद जैसा ही है, व्याकुलता, आतुरता, अवसाद, टेंशन। ए फेक चम, ये वैसी चूं चपड़ है कुछ नहीं एंग्जाइटी एक्चुअली। इस कविता में ए फेक चम, फेक माने जैसे फर्जी फेक आईडी बनती है, तो ऐसे ये फेक चम है। फेक चम का मतलब फर्जी चूं चपड़ है। एंग्जाइटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती, कोई बीमारी नहीं होती। डॉक्टर सीटी स्कैन के लिए बोलता है, जब भी कोई माइंड में प्रॉब्लम आती है, लोग टेंशन में होते हैं, तो सारी जो है क्लिनिकल रिपोर्ट्स, सारा डायग्नोसिस पॉजिटिव आता है, नेगेटिव नहीं आता, क्योंकि कोई कमी है ही नहीं अंदर, बायोलॉजिकल कोई डिफेक्ट है ही नहीं कोई। तो जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या दिखाई देगा। तो इसलिए पोएम में ये बताने का प्रयास किया गया है कि ये जो एंग्जाइटी है इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कुछ नहीं है, दिस इज़ नथिंग, ये फेक चम है, ये बेवजह की ये बातें हैं। इसके बाद जो 21वीं कविता है इनोसेंट स्लेव्स एंड क्लेवर मास्टर। एक मासूम दास और चालाक मालिक और दासों के बीच में शुरू से ही एक द्वंद्व रहा है। मालिक अपनी हुकूमत से हावी रहता है, और जब भी कोई दास, जब भी कोई उसका गुलाम या सेवक हद से पार हो जाती है, स्थिति असहनीय हो जाती है, तो मुकाबला कर बैठता है।
इस कविता में ये बताया गया है। अगली कविता जो 22वीं है, द फैमिलीज, परिवार कितने तरह के होते हैं। उसमें फैमिलीज बड़ी सिंपल पोएम है, ये रिपीटिशन है, बस एक दो वर्ड चेंज होते हैं हर लाइन में। फैमिली जिस प्रकार की, फैमिली इस प्रकार की, फैमिली इस प्रकार की। कुछ फैमिली ऐसी होती हैं, कुछ फैमिली वैसी होती हैं। बहुत ही रिदमिक और बहुत ही लयबद्ध कविता है, ये पोएम है। इंग्लिश में सरल, अगर थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है तो ये कविता को लोग समझ सकते हैं। सारी कविताओं को समझ सकते हैं, बस थोड़ा प्रयास करना होगा। हम लोग उत्तर भारत के अंग्रेजी कल्चर के लोग नहीं हैं, ये बात सही है, लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल। पोइट भी यहीं क्षेत्र का है, भिंड का है। पोइट का पिता जो वखान कर रहा है और उस अंग्रेजी पोइट के बारे में, उनकी कविताओं के बारे में, वो भी भिंड का ही है। हम लोग भी गांव देहात से जुड़े हुए लोग हैं, पर कोशिश करने पर अंग्रेजी भाषा पर अपना अधिकार जमाने का प्रयास किया और जो सक्सेस होते चले जा रहे हैं। आप भी हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। 23वीं कविता है, डोंट यू गेट टायर्ड, अभी आप थको नहीं। एक पोएम है जिसमें लाइन आती है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप बहुत ही इंस्पायरिंग लाइन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है। ये अमेरिकन पोइट हैं। अभी सोना नहीं, सोने से पूर्व अभी और आगे जाना है। माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, सोने के पूर्व अभी मीलों चलना है। इस कविता में कुछ ऐसा ही लिखा गया है, डोंट यू गेट टायर्ड। 24वीं कविता है, क्वीन दैट रूल्स द वर्ल्ड, अंग्रेजी भाषा के ऊपर है जो पूरे संसार पर राज्य करती है। अंग्रेजी भाषा को क्वीन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हम लोगों के लिए ये नॉट अ नेटिव लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा नहीं है, मदर टंग नहीं है, द्वितीय लैंग्वेज के रूप में हम पढ़ते हैं, लेकिन इस भाषा को दुनिया में जानने वाले लोग हैं अक्रॉस दी वर्ल्ड। 25वीं कविता है, कैचेस फ्रेश मास्टर्स, और 26वीं है, लाइन्स ऑन पापा। लाइन्स ऑन पापा ये मेरे ऊपर उन्होंने कुछ पोइम लिखी थी जिसका नाम जो है लाइन्स ऑन पापा है। मेरे बारे में लिखा है, उसमें मुझसे किस तरह से प्रभावित हैं, किस तरह से उन पर असर पड़ा, ये सब मेरे बारे में है। 27 में दी बार्बर्स कॉम्ब, नाई का कंघा। क्योंकि जब हम लोग कटिंग कराने जाते हैं तो जो बार्बर होता है वो जब कंघी चलाता है तो नींद आने लगती है, बहुत अच्छा लगता है, सारा स्ट्रेस ख़त्म होता है। एक क्लिनिकल स्टेज में हम पहुंच जाते हैं, इस औपचारिक स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो कटिंग कराते समय कैसी नींद आती है, कैसा महसूस होता है, कैंची कैसी आवाज़ करती है, कंघी क्या करती है, तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसमें बताया गया है। दिस इज़ आल्सो वेरी रोमांटिक, सेंसिटिव एंड इंस्पायरिंग पोएम। 28वीं जो कविता है वो हाफ अकॉम्प्लिश्ड, अभी आधा ही काम हुआ, इस पर है। 29वीं रे ऑफ मेलोडी, संगीत की किरण, ये शीर्षक है और डिटेल में तो जाकर के ही इसको समराइज करना पड़ेगा। संगीत की किरण। 30वीं कविता है, द फर्स्ट शिफ्ट। यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में पढ़ाई होती है तो परीक्षाएं भी होती हैं। परीक्षाएं होती हैं तो पहली शिफ्ट होती है, दूसरी शिफ्ट होती है, कभी कभी तो तीनों शिफ्ट में होती है, मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग।
तो पहली शिफ्ट वाले जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो किस तरह अर्ली मॉर्निंग जागते हैं, तैयार होते हैं, भाग के दौड़ के, और पंच लगाना माने आजकल थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस होने लगी है सब जगह। तो वो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि कैसे जल्दी भागना पड़ता फर्स्ट शिफ्ट की ड्यूटी के लिए। तो एक बेहतरीन कविता है जो न केवल देवेश की बल्कि सभी टीचर्स की आजकल प्रॉब्लम जैसी बन गई है। द फर्स्ट शिफ्ट। और 31वीं कविता है वेडिंग बीट। वैवाहिक धड़कन, वेडिंग बीट। शादी एक ऐसा लाइफ का पार्ट है जो धड़कनें अच्छी बुरी धीमी तेज सब तरह से चलती हैं। तो वेडिंग बीट पर है। 32वीं कविता है लवर्स डिजायर, प्रेमियों की इच्छा। प्रेमियों की मंशा क्या है? जो प्रेम है, प्रेम आदिकाल से है, प्रकृति प्रदत्त ये गुण है। प्रेम करना इंसान है तो प्रेम होगा, करुणा होगी, दया होगी, मैत्री होगी। एक प्रेमी की चाहत क्या है वो इसमें लिखा गया है, लवर्स डिजायर। 33वीं कविता है ए विजिलेंट्स आइज, एक दृष्टा की आंख। दृष्टा आंख देखते तो सब है पर सब दृष्टा नहीं होते। विजन सबका नहीं होता जबकि आंखें सबकी होती हैं। विजन तो उनका भी होता है जो उनकी आंखें नहीं होती हैं। विजन तो नेत्रहीन लोगों के भी होते हैं, नेत्रहीन अधिकारी भी होते हैं, नेत्रहीन अफसर होते हैं। तो इस कविता में एक विजन बताया गया है और उसमें 33rd जो कविता है ये विजिलेंट्स आई है जिसकी बात मैं कर रहा था। और 34वीं है यर्निंग फॉर यू, तुम्हारे लिए तड़प। एक प्रेमी का प्रसंग है। प्रेमी अपनी प्रेमिका के प्रति किस तरह से बेसब्र है इसमें वर्णन किया गया है। और 35वीं कविता है ड्रीम दैट आई रिमेंबर। एक दिन सपना आता है पोइट को, और पोइट का जो कलीग है, जो फ्रेंड है, जो उसको जो है किस तरह से लोग टॉर्चर करते हैं, विमेन फ्रेंड है। और कौन सा वो डेविल ईविल आता है, ईविल बडी आता है, कौन सा ऐसा कोई दुष्प्रवृत्ति का व्यक्ति है जो हथियार लेके अटैक करना चाहता है उस पर। तो उस नायिका का जिक्र है इसमें, किस तरह से पोइट के सानिध्य में आई, किस तरह से पोइट ने उसको प्रोटेक्ट किया, रेस्क्यू किया। ये सब सपने की बात है, ओनली ड्रीम है, ये ड्रीम का ये जिक्र किया गया है। और लास्ट वन अंडर द एजेस। अंडर द एजेज, उनकी शरण में। उनकी शरण में ये टाइटल है पोइम का। इसके अंदर जब हम जाते हैं तो पता करते हैं कि बुद्ध की शरण में, तथागत की शरण में। तथागत बुद्ध का जो दिल था वो कितना द्रवित था लोक के कल्याण के लिए, संसार के दुख पीड़ा को हरण करने के लिए वो गृह त्याग कर दिए। रेनन्सिएशन उनका बताया गया है कि किस प्रकार पेरेंट्स को, पत्नी को और पुत्र को छोड़ा और चले गए संसार में, सबको ज्ञान दे गए। ये पूरा का पूरा जो बहुत वेरी स्मॉल पोएम है और ये अभी अभी अंत में ही लिखी गई। ये 2-4 दिन पहले कल ही मेरे पास जब आई तो मैंने उसको एडिट कराया पब्लिशर पे कि सर इसका बता को भी और ऐड करिएगा। तो ये अंडर द एजेज एक नहर की पीड़ा वेदना से प्रारंभ होती है ये पुस्तक, आके तथागत बुद्ध की पीड़ा पर समाप्त होती है। पहली कविता अ पुअर कैनाल किस प्रकार से परेशान है, द्रवित है, पीड़ित है। और लास्ट पोएम अंडर द एजेज कि बुद्ध किस प्रकार से परेशान है, सिद्धार्थ किस प्रकार परेशान है लोक की पीड़ा को देख करके। पहली पोएम
नीरदायिनी है, जलदायिनी है, जल दे रही है, निस्वार्थ, खुद संकट झेल रही है। और अंतिम पोएम ज्ञान की धारा बहा रही है, निस्वार्थ, और खुद बुद्ध संकट सह रहे हैं। खुद बुद्ध 29 साल की अवस्था में गृह त्याग करके और 80 वर्ष की अवस्था में दिवंगत हुए, महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। तो इसका कनेक्शन पहली पोएम और दूसरी पोएम में जो मुझे दिखाई देता है, उसमें कॉमन चीज़ है लोक कल्याण और संवेदना। इसी के साथ ये पुस्तक परिचय, अ पुअर कैनाल एंड अदर पोएम्स, इसके पोइट देवेश राव बौद्ध। इस पुस्तक परिचय के साथ सभी का आभार। मेरी विनती है कि पुस्तक हाथ लगे तो अवश्य इसको पढ़ें, समझें और इसका लाभ लें। थैंक यू।